बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज की क्लास के अंदर जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कंट्रोल अकाउंट्स। ये कंट्रोल अकाउंट्स एक बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली थोड़ा आपकी डबल एंट्रीज स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट्स आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कोई इशू नहीं होने वाला। अब ये कंट्रोल अकाउंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चले भाई, ये एग्जाम्पल सब लोग कॉपी करेंगे अपने पास, और हम लोग करने जा रहे हैं कंट्रोल अकाउंट्स। अच्छा, दो एग्जांपल्स दूंगा और पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, सही है? इतना सिंपल सा है। अच्छा जी, एग्जांपल के अंदर मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लिख के दे रहा हूं आपको, पहले आप जरा वो लिखिएगा अपने पास। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स डॉलर 1000। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई डॉलर 2000। मिस्टर एक्स returned us goods $200. Mr. Y returned us goods $500. Mr. X paid us by check $300. Mr. Y paid us by check $500। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी आपके पास कुछ नॉर्मल सी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, और अब हम इसके बारे में बात करना है। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप इनकी जर्नल एंट्रीज बना लो मेरे साथ साथ। ठीक है, एक दफा पहले जर्नल एंट्रीज भी हमारी, ताकि पक्की हो जाए कि यार क्या बनता था उसके अंदर। तो सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स, तो पहली एंट्री बननी चाहिए मिस्टर एक्स डेबिट, ठीक है, 1000 से, एंड सेल्स क्रेडिट 1000 से। दिस वुड बी द डबल एंट्री। दूसरी एंट्री के अंदर आपने मिस्टर वाई को सामान बेचा था, तो मिस्टर वाई डेबिट होने चाहिए थे 2000 से, एंड सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी 2000 से। ये एंट्री बननी चाहिए थी। आप लोगों ने बना ली, बोला यार सर ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, आगे बढ़े। अगली बात अगर हम करें तो फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर मिस्टर एक्स ने हमें कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए थे, तो एंट्री बननी चाहिए थी सेल्स रिटर्न डेबिट। मैं शॉर्ट करके बना रहा हूँ, सेल रिटर्न डेबिट हो जाना चाहिए था 200 से, और मिस्टर एक्स जो है वो क्रेडिट हो जाने चाहिए थे 200 से। इसी तरीके से उसके नेक्स्ट एंट्री के अंदर मिस्टर वाई ने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए, तो एंट्री बननी चाहिए थी सेल रिटर्न डेबिट, शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है, और 500 का सामान उन्होंने वापस भेजा था, और मिस्टर वाई जो है वो क्रेडिट हो जाने चाहिए थे 500 से। फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट एंट्री के अंदर अगर आप देखें तो मिस्टर एक्स ने हमें कुछ पेमेंट करी, तो हमारे बैंक में पैसा आ गया, बैंक डेबिट हो जाना चाहिए था 300 का, और मिस्टर एक्स क्रेडिट हो जाने चाहिए थे 300 से। ये एंट्री बननी चाहिए थी। और इसी तरीके से अगर हम लास्ट ट्रांजेक्शन के बारे में बात करें, तो मिस्टर वाई ने हमें कुछ पेमेंट करी थी बाय चेक, तो हमारे बैंक में पैसा आ गया, बैंक डेबिट होना चाहिए था 500 से, और मिस्टर वाई जो है वो क्रेडिट होने चाहिए थे 500 से। यही एंट्री बननी चाहिए थी। एक्स इधर सही कर लेते हैं, मिस्टर एक्स। ठीक है, तो ये एंट्रीज बननी चाहिए थी, हम लोगों ने ये एंट्रीज तो बना ली, इसके अंदर तो कोई मसला नहीं है, बड़ी बेसिक सी बात थी, बच्चों वाली बात थी। नाउ इफ आई आस्क यू टू प्रिपेयर, इफ आई आस्क यू टू प्रिपेयर मिस्टर एक्स का अकाउंट, किसका अकाउंट बना दो? मिस्टर एक्स का एक लेजर अकाउंट बना दो। कौन सा अकाउंट बना दो? लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट का मतलब सर, लेजर अकाउंट मतलब टी अकाउंट बना दो, और क्या करोगे? तो अब अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि यार आओ जरा मिस्टर एक्स का एक टी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है बेटा, चलो यहां पे बनाते हैं मिस्टर एक्स का एक टी अकाउंट। ठीक है, अब देखो मिस्टर एक्स, सबसे पहली ट्रांजेक्शन के अंदर ये मिस्टर एक्स जो है ये टी अकाउंट है, यानी कि ये इनका एक लेजर अकाउंट बना रहा हूं। लेजर बोल लो या टी बोल लो, एक ही बात है, सही है? अच्छा भाई, अच्छा भाई, अरे नहीं ना, सवाल है बेटा, छोड़ो ना। अच्छा, सबसे पहले मिस्टर एक्स को अगर आप देखें तो पहली ट्रांजेक्शन में मिस्टर एक्स क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं। कितने से? 1000 से, तो आप डेबिट कर दो मिस्टर एक्स को 1000 से। 1000 से ये डेबिट तो हो रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से हो रहे हैं? रीजन क्या है? तो रीजन अगर आप देखें तो सवाल के अंदर रीजन है सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लाके उसके ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिख दें, दैट इज सेल्स। फिर आगे बढ़ते हैं, अगली ट्रांजेक्शन में देखते हैं मिस्टर एक्स कहाँ है, तो मिस्टर एक्स ये रहे। मिस्टर एक्स दूसरी ट्रांजेक्शन के अंदर क्रेडिट हो रहे हैं, कितने से? 200 से। कितने से? 200 से क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है, तो मिस्टर एक्स को 200 से क्रेडिट कर देते हैं, तो मिस्टर एक्स क्रेडिट हो जाएंगे 200 से।
अच्छा, ये किसकी वजह से क्रेडिट हो रहे हैं? तो अगर आप देखें तो ऑपोजिट अकाउंट का नाम, ऑपोजिट अकाउंट क्या है सर? सेल्स रिटर्न है। तो सर सेल रिटर्न की वजह से हो रहे हैं, तो सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर लो यहाँ, सेल्स रिटर्न्स। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में अगर आप देखें तो मिस्टर एक्स क्रेडिट हो रहे हैं कितने से? 300 से। कितने से क्रेडिट हो रहे हैं? 300 से। तो मिस्टर एक्स को दोबारा क्रेडिट करते हैं 300 से, तो यहाँ पे कर देते हैं। किसकी वजह से? ऊपर जाके देखो बैंक लिखा हुआ है, बैंक की वजह से, तो बैंक ऑपोजिट अकाउंट के अंदर नाम आ जाएगा इनका, बैंक। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमें मिस्टर एक्स के अकाउंट को क्लोज करना है। मिस्टर एक्स के अकाउंट को क्लोज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फुटिंग एंड बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। फुटिंग एंड बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? फुटिंग एंड बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि यार सबसे पहले तो हैवियर साइड्स दोनों साइड्स पे लिख दी जाए। इधर भी 1000 आ जाएगा और इधर भी 1000 आ जाएगा। और यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी, ये बैलेंस सीडी कितने का आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 500 का। नाउ व्हाट दिस बैलेंस सीडी इज शोइंग टू अस, हमें वो क्या बता रहा है कि ये बैलेंस सीडी जो है ये 500 का, ये हमें बताना क्या चाह रहा है? ये हमें ये बताना चाह रहा है कि तुमने, यानी कि मैंने, मेरे बिजनेस ने मिस्टर एक्स से $500 मजीद रिकवर करने हैं इन द कमिंग फ्यूचर। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा रिसीवेबल है? 500 का मेरा रिसीवेबल है। दिस अमाउंट नीड्स टू बी कलेक्टेड इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर के अंदर मुझे इस अमाउंट को क्या करना पड़ेगा? इस अमाउंट को मैंने कलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यार मिस्टर एक्स का अकाउंट तो हो गया, जरा मिस्टर वाई का अकाउंट भी बना लो। तो अगर मैं यहाँ पे मिस्टर वाई का अकाउंट बनाता हूँ, तो मिस्टर वाई का अकाउंट जो है उसको जरा गौर से देखिएगा। मिस्टर वाई का अकाउंट अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, तो मिस्टर वाई को हम लोग सर्च करना शुरू करते हैं। तो मिस्टर वाई को अगर हम हंट करें तो सबसे पहले मिस्टर वाई डेबिट हो रहे हैं 2000 से, तो मिस्टर वाई को डेबिट कर लें 2000 से। ठीक है। तो मिस्टर वाई डेबिट हो रहे हैं 2000 से, किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। तो यहाँ पे लिख लें मिस्टर वाई डेबिट और 2000 से, सेल्स की वजह से। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आप देखें तो मिस्टर वाई जो है आपके, वो क्रेडिट हो रहे हैं 500 से, किसकी वजह से? सेल्स रिटर्न्स की वजह से। किसकी वजह से? सेल्स रिटर्न की वजह से मिस्टर वाई हमारे क्रेडिट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे 500 क्रेडिट रिकॉर्ड कर लेते हैं सेल्स रिटर्न्स की वजह से। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन के अंदर मिस्टर वाई हमारे दोबारा से क्रेडिट हो रहे हैं, और मिस्टर वाई जो हमारे दोबारा से क्रेडिट हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? वो बैंक की वजह से हो रहे हैं। तो 500 बैंक की वजह से, यानी कि यहाँ पे कितना आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए 500। और रीजन क्या आना चाहिए? ऑपोजिट अकाउंट, दैट इज बैंक। नाउ इफ आई फुट इन बैलेंस इनका अकाउंट, ठीक है, मिस्टर वाई का अकाउंट, सो ये मुझे कुछ इस तरीके की बातें करेगा कि आपका जो टोटल बैलेंस है वो हैवियर साइड 2000 है एंड 2000। क्लियर हो गई बात? और उसके बाद फिर वो आपको क्या करेगा, यहाँ पे अगर आप बैलेंस सीडी कैलकुलेट करेंगे तो बैलेंस सीडी आपके पास आ रहा होगा 1000 का। वॉट दिस 1000 मीन्स, इसका मतलब दिस 1000 नीड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम मिस्टर वाई इन द नियर फ्यूचर। तो मैं इसको भी बोलूंगा ये रिसीवेबल है। डन। ये तो बड़ी एक नॉर्मल सी बात थी, इसके अंदर कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यार लेट सपोज हम एक सेल्स का टी अकाउंट भी बना लेते हैं। किसका टी अकाउंट बना लेते हैं? सेल्स का। अगर ये सेल्स का टी अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा, तो आप जरा देखिएगा सेल्स का अगर टी अकाउंट में बोलूं कि सेल्स का टी अकाउंट बना लो, तो सेल्स अगर आप हंड करें तो सेल्स के अंदर आपके पास सबसे पहले सेल्स ये रही। ठीक है। सेल्स क्या हो रही है? सेल्स हो रही है क्रेडिट 1000 से, तो आप 1000 से क्रेडिट कर लें। किसकी वजह से? मिस्टर एक्स की वजह से। फिर आप सेल्स देखें तो सेल्स दोबारा से क्रेडिट हो रही है 2000 से, तो 2000 से क्रेडिट कर लें। किसकी वजह से? मिस्टर वाई की वजह से। और कहीं और किसी और ट्रांजेक्शन में तो सेल्स नजर नहीं आ रही। सेल्स रिटर्न का एक अलग से टी अकाउंट बनता है, उसको सेल्स के अकाउंट के अंदर ही एडजस्ट नहीं किया जाता। वो एक अलग टाइटल है तो उसको अलग रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक हो गया। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें अमाउंट कितनी बन जाएगी, तो ये मैंने इधर 2000 लिखना था, तो ये बन जाएगा 3000, और ये भी बन जाएगा 3000। और इसका मतलब मैंने इन टोटल बैलेंस शीडी कितना किया हुआ है? मैंने बैलेंस शीडी जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 3000 का। व्हाट दिस $3000 शोइंग टू मी? दिस $3000 शोज दैट आपके बिजनेस ने जो टोटल सेल्स करी हैं इस साल या इस मंथ, जो भी आप जिस भी बेसिस के ऊपर आप अकाउंट बना रहे हैं, आपने 3000 की सेल्स करी हैं, एंड ऑल ऑफ दी सेल्स आर ऑन द क्रेडिट बेसिस। ये वैसे क्रेडिट सेल्स आपको शो कर सही। अच्छा, अब सुनो जरा बात को गौर से, अगली बात। ये तो हो गई एक आम सी बात, ये तो हो गई टेंशन फ्री बात। बट इफ आई आस्क यू कि यार सेल्स लेजर इनमें से कौन सा है? अगर मैं आपसे बोलूं ये आपने सारे लेजर अकाउंट्स बनाए, इनमें से सेल्स लेजर कौन सा है? नंबर वन, इसको नाम दे देते हैं नंबर वन, इसको नाम दे देते हैं नंबर टू, इसको नाम दे देते हैं लास्ट वाले को नंबर थ्री। अब मैं पूछता हूं कि यार वन टू थ्री में से सेल्स लेजर कौन सा है? सेल्स लेजर, लेजर मतलब टी अकाउंट, तो सेल्स लेजर कौन सा है? वन है, टू है या थ्री है? बताओ आप लोग।
सेल्स लेजर कौन सा है? सब लोग बताएंगे। 1 और 2, सेल्स और मिस्टर एक्स का अकाउंट। 2 और 3, 2 और 3, 1, 1। अच्छा अब सुनो, सबके मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं। देखो याद रखिएगा, ये जो मिस्टर एक्स का अकाउंट है ना, ये मिस्टर एक्स का अकाउंट ना बेसिकली एक क्रेडिट कस्टमर का अकाउंट है। किसका अकाउंट है? क्रेडिट कस्टमर का अकाउंट है। अच्छा अब ये क्रेडिट कस्टमर जो होते हैं ना, ये जो क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जिनको आप उधार पे सामान बेचते हैं, उधार पे सामान सेल करते हैं। और जितने लोगों को आप उधार पे सामान सेल करते हैं, क्रेडिट पे सामान सेल करते हैं, उनके टी अकाउंट्स को सेल्स लेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्स लेजर। सेल्स लेजर हमेशा कस्टमर के टी अकाउंट को कहा जाता है। तो ये इस सवाल के अंदर, इस पूरी एग्जाम्पल के अंदर कस्टमर कौन थे सर? दो ही तो थे, एक एक्स था और एक वाई था। तो ये दोनों के दोनों कस्टमर्स हैं। कौन से कस्टमर्स हैं? क्रेडिट कस्टमर्स हैं। तो इनका जो टी अकाउंट है, जो इनका लेजर है, उसको हम सेल्स लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स लेजर कहते हैं। तो सर फिर ये जो आपने सेल्स का टी अकाउंट बनाया है, इसको क्या कहते हैं? सेल्स के टी अकाउंट को क्या कहते हैं? तो बेटा सेल्स के टी अकाउंट को सेल्स लेजर नहीं कहते, बल्कि सेल्स के टी अकाउंट को कहते हैं जनरल, जनरल लेजर। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर, सही है। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जो सेल्स का टी अकाउंट होता है वो जनरल लेजर है, परचेजेस का टी अकाउंट जनरल लेजर है, सेल रिटर्न का टी अकाउंट जनरल लेजर है, परचेज रिटर्न का टी अकाउंट जनरल लेजर है। कस्टमर का टी अकाउंट, कस्टमर का टी अकाउंट सेल्स लेजर होता है। कोई भी कस्टमर हो सकता है, वो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, अब्दुल रहमान हो सकता है, अंताहिल हो सकती है, अंजा हो सकती है, महानूर, माहीन, बासिम, किसी का भी अकाउंट हो सकता है। इफ दीज पीपल आर कस्टमर टू सम बिजनेस, अगर ये किसी बिजनेस के कस्टमर्स हैं जहां से ये उधार पे सामान खरीदते हैं, तो वो बिजनेस इनका सेल्स लेजर मेंटेन करेगा। पहले तो ये क्लियर कर लीजिएगा, सेल लेजर सेल के टी अकाउंट को नहीं कहते, बल्कि कस्टमर्स के टी अकाउंट को कहा जाता है। क्लियर हो गई बात यहां तक आपको? अच्छा अब अगर आप लोग नोटिस करें, अगर आप लोग नोटिस करें तो यार ये तो एक मैंने बड़ी छोटी सी एग्जांपल बनाई और उसमें खाली 2 कस्टमर्स रखे। नाउ वी ऑल नो दैट कि जो बिजनेसेस होते हैं उसमें तो थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं। नाउ इफ इफ मेरा बिजनेस ये चाहता है कि वो ये मालूम करे कि मेरी टोटल रिकवरी कितनी होनी है कस्टमर से, यानी कि एक्स से, वाई से, ए से, बी से, सी से, डी से, तमाम कस्टमर से टोटल मिला के अगर मैंने रिकवरी करनी हो तो कितनी करनी होगी? तो इस एग्जाम्पल को अगर आप लोग देखें तो आप बोलोगे सर बड़ी सिंपल सी बात है, आप लोगों ने मिस्टर जो एक्स है उनसे पैसा लेना है 500 का और मिस्टर वाई से आपने जो पैसा लेना है वो आपने लेना है 1000 का। तो टोटल आपकी जो रिकवरी है ना, वो रिकवरी बनेगी 1500 की। यानी कि टोटल आपने अपने कस्टमर से कितना पैसा रिकवर करना है? 1500 रिकवर करना है। इसका मतलब यही है। बट व्हाट इफ, जरा सोच के तो देखो, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो और सोच के देखो कि यार व्हाट इफ कि ये थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स होते, तो हर कस्टमर के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता? पहले उसका टी अकाउंट बनाते, राइट? उसका पहले टी अकाउंट बनता, फिर उसके बाद उसका सीडी बैलेंस निकलता, फिर अगला बनाते और अगले अकाउंट का सीडी बैलेंस निकालते हैं, एंड ऐसे करके तुम हजारों अकाउंट्स का, टी अकाउंट्स का सीडी बैलेंस निकालते और फिर उन सारे हजारों अकाउंट्स को एक साथ ऐड करते हैं और फिर टोटल आंसर बताते कि टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स आपके कितने हैं। ऐसे ही करते हैं आप लोग, यही काम करते हैं। बट अकाउंटिंग ने आपको एक हेल्प करी है, उसने बोला कि यार एक ऐसा अकाउंट बनाओ, एक ऐसा अकाउंट बनाओ जिसके अंदर तुम सारे कस्टमर्स के बारे में बात कर लो। एक ऐसा अकाउंट बनाओ जिसमें तुम सारे कस्टमर्स के बारे में बात कर लो। अब ये जो आप एक ऐसा अकाउंट बनाएंगे जिसमें तमाम कस्टमर्स के बारे में बात कर लेंगे, उसको भी हम कहेंगे सेल्स लेजर। उसको भी हम क्या कहेंगे? सेल्स लेजर। बनेगा आज भी सेल्स लेजर ही, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, हम एक ऐसा अकाउंट बनाएंगे जिसमें एक्स की बातें भी रिकॉर्ड करेंगे, वाई की बातें भी रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई ए कस्टमर होता तो उसकी बातें भी रिकॉर्ड होती, बी की बातें भी रिकॉर्ड होती, यानी कि जितने भी तुम्हारे बिजनेस के क्रेडिट कस्टमर्स हैं उन तमाम की बातें मैं यहाँ पे लाके रिकॉर्ड कर लेता, उन तमाम कस्टमर्स की बातें मैं लाके इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर लेता, राइट। अब अगर आप नोटिस करो तो पहली ट्रांजेक्शन में क्या हुआ था, पहली ट्रांजेक्शन में, या आप यहां से देखना शुरू करें जनरल एंट्रीज को, तो इन जनरल एंट्रीज को अगर हम रिकॉर्ड करना शुरू करें एक ही अकाउंट के अंदर, तो अगर आप देखें तो आपने जो सेल्स करी थी, जो आपकी सेल्स थी, वो सेल्स कितनी है? वो आपकी एक 1000 की सेल्स है और एक 2000 की सेल्स है। तो इन दोनों को ऐड करके आप एक साथ लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम सेल्स लिख देते हैं। सेल्स हो गई हमारी 3000 की, ठीक है। सेल्स हम रिकॉर्ड कर लेंगे कितने की? 3000 की। सेल्स रिकॉर्ड हो गई कितने की?
3000 की, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे आ जाएं तो आपके पास कुछ सेल्स रिटर्न थी। जो आपके पास सेल्स रिटर्न थी वो कितने की थी, एक 200 की थी और एक 500 की थी। अब आप लोगों ने पहले इन दोनों को इंडिविजुअली लिखा था, एक 200 की और एक 500 की, यहाँ पे एक इधर लिखा था और एक इधर लिखा था। बट इस अकाउंट के अंदर आप क्या करेंगे, टोटल करके लिख लेंगे, सेल्स रिटर्न्स, और वो 200 और कितनी थी, 500 थी आई थिंक ना, यस, तो 700 टोटल बन जाएगा। फिर उसके बाद आप अगली चीज देखें तो आपके पास अगली चीज क्या आई थी, अगली चीज आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा आया था। अब बैंक अकाउंट में इन टोटल पैसा कितना आया था, तो इन टोटल अगर आप बैंक अकाउंट में देखें तो 500 प्लस 300 आया था, यानी कि बैंक में आपके पास टोटल जो आया वो 800 आया। तो यहाँ पे हम बैंक लिख लेते हैं और बैंक को हम 800 से मेंशन कर देते हैं। कितने से, 800 से, ठीक हो गया। अच्छा भाई 800 ही बन रहा है ना, एक दफा देख लेते हैं, 200 और 500 700 और 300 और 500 800, ठीक है। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, आप लोग इस अकाउंट को जरा क्लोज करो। इस अकाउंट को क्लोज करके इफ आई आस्क यू गाइस टू कैलकुलेट द सीडी बैलेंस, तो सीडी बैलेंस कितना आएगा, जरा आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि सीडी बैलेंस कितना आ रहा है। सीडी बैलेंस, तो आप बोलोगे सर दोनों साइड पे पहले तो 3000 लिख दें, एंड जो हल्की वाली साइड है वो क्रेडिट साइड है, तो वहां पे आपके पास बैलेंस सीडी आ जाएगा। तो बैलेंस सीडी तो बताओ कितना आ रहा है तुम लोग का, सब लोग कैलकुलेट करो, बैलेंस सीडी कितना आ रहा है, सब लोग कैलकुलेट करें। सब लोग कैलकुलेट करेंगे और मुझे बताएंगे कि बैलेंस सीडी कितना आ रहा है, तो बताओ कितना आ रहा है बैलेंस सीडी। ओके, सो बैलेंस सीडी इज 1500। नाउ अगर तुम नोटिस करो तो तुमने दोनों रिसीवेबल्स से टोटल मिला के पैसा लेना भी कितना था सर, 1500 लेना था। और ये अकाउंट आपको बता भी क्या रहा है कि आपने अपने टोटल रिसीवेबल्स कितने करने हैं, आपके टोटल रिसीवेबल्स कितने हैं, तो वो भी 1500 के। यानी कि मैंने करा क्या, मैंने एक्स और वाई के अकाउंट को मर्ज कर दिया, यानी मैंने सारे कस्टमर्स के अकाउंट को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, मैंने सारे कस्टमर्स के अकाउंट को एक साथ मिला दिया। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं तो यहाँ पे भी सारे कस्टमर्स के बारे में ही बात हुई है, तो ये भी सेल्स लेजर है, ये भी सेल्स लेजर है। लेकिन लेकिन जरा बात को गौर से सुनिएगा, इस टी अकाउंट के अंदर एक डिफरेंस है ऊपर वाले टी अकाउंट से। ऊपर वाले टी अकाउंट्स के अंदर मैं हर कस्टमर का इंडिविजुअल टी अकाउंट बना रहा था, और यहां पे मैंने सारे कस्टमर्स को मिला के एक टी अकाउंट बना दिया। देयरफॉर आई एम कंट्रोलिंग ऑल द ट्रेड रिसीवेबल्स, आई एम कंट्रोलिंग ऑल द क्रेडिट कस्टमर्स, आई एम कंट्रोलिंग मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई बोथ इन द वन अकाउंट, राइट, इन दिस सिंगल अकाउंट। मैं इस सिंगल अकाउंट के अंदर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों को कंट्रोल कर रहा हूं, तो देयरफॉर मैं इसको बोलता हूं दिस इज सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। यानी कि ये सारे रिसीवर्स का एक साथ एक अकाउंट बना दिया जाए, उसको कहा जाता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सबसे पहली चीज ये बात याद रखिएगा कि जब आप कंट्रोल अकाउंट का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर सबसे पहला टी अकाउंट जो होता है उसको हम कहते हैं सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो व्हाट इज एक्चुअली सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसकी नीड क्या पैदा हुई थी, इसको बनाना क्यों पड़ा, और ये किस तरीके से बनता है। क्या आधी बात आपको इतनी समझ आ गई कि एक्चुअल में ये काम कैसे कर रहा है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सब लोग देख लें गौर से और मुझे बताएं कि क्या सबको ये वाली बात क्लियर हो जाती है। सब लोग बताओ, शर्माओ नहीं, मतलब सब लोग बताया करो, मतलब चैट पे। ओके, अब अगर मैं आपसे आगे बोलूं कि यार ये तो हमें समझ आ गया सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला दो एग्जांपल दूंगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर, बाकी मेन चीजें सारी खत्म हो जाएंगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स डॉलर 1000, बॉट गुड्स, या चलो इसको सिंगली या नहीं, हाँ दोनों करके बनाते हैं, bought goods from Mr. Y $2000, returned faulty goods to Mr. X $200, returned faulty goods to Mr. Y $500। सही है। अच्छा भाई,
फिर उसके बाद वी पेड डॉलर 300 टू मिस्टर एक्स बाय चेक। एग्जाम्पल साथ साथ कॉपी करें, ठीक है। वी पेड $500 टू मिस्टर वाई बाय चेक। ठीक है, नॉर्मल सी ट्रांजेक्शन हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसकी डबल एंट्रीज बना लेते हैं। डबल एंट्रीज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से एक काम करेंगे। सबसे पहले तो आप देखो कि यार पहली एंट्री में क्या हुआ था, बॉट गुड्स। तो गुड्स जब खरीदी तो परचेजेस डेबिट होनी चाहिए, तो परचेजेस को डेबिट कर लें, परचेजेस डेबिट हो जाएंगी। ठीक है। और आपने किससे खरीदा, मिस्टर एक्स से खरीदा, तो मिस्टर एक्स आपके एक पेबल है, वो क्रेडिट हो जाएंगे। कितने से, 1000 का सामान खरीदा, तो ये 1000 से एंट्री बन जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप नेक्स्ट एंट्री देखें, तो नेक्स्ट एंट्री के अंदर क्या हुआ था, बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई। तो आपने मिस्टर वाई से गुड्स खरीदे थे, तो परचेजेस अगेन डेबिट हो जाएंगे 1000 की, और मिस्टर वाई क्रेडिट हो जाएंगे इस एंट्री के अंदर 1000 से। ये एक नॉर्मल सी एंट्रीज बना रहा हूं, उसके बाद सारा इसका कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, तो वो बोलता है कि रिटर्न गुड्स टू मिस्टर एक्स डॉलर कितना, 200 का। तो भाई यहाँ पे मिस्टर एक्स डेबिट हो जाएंगे, इस एंट्री के अंदर मिस्टर एक्स डेबिट हो जाएंगे 200 से, एंड परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी 200 से। ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे आपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर गुड्स रिटर्न कर दिए थे, किसको, वाई को। तो वाई को जब आपने गुड्स रिटर्न करे, तो वाई डेबिट हो जाएंगे, मिस्टर वाई डेबिट। और कितने का गुड्स रिटर्न करा इनको, 500 का, तो 500 से डेबिट हो जाएंगे, एंड परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, राइट, 500 का। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर आप देखें, तो वी पेड $300 टू मिस्टर एक्स बाय चेक। तो हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर एक्स को, तो भाई मिस्टर एक्स डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं उनको, तो उधार कम हो जाएगा। पेमेंट हम इनको कर रहे हैं 300 की, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा 300 से, राइट। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखें, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर आपने क्या करा था, वी पेड 500 टू मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई डेबिट हो जाएंगे 500 से, और आपकी जो बैंक है वो क्रेडिट हो जाएगा 500 से। ये तो आ गई आपकी डबल एंट्रीज। नाउ हमें क्या करना है, हमें दो अकाउंट्स बनाने हैं, एक मिस्टर वाई का और एक मिस्टर एक्स का। दोबारा से हम अकाउंट बनाते हैं। तो अभी आप लोगों ने यहां तक तो कॉपी कर लिया होगा, ये सारी बातें तो आप लोगों ने रिकॉर्ड कर ली होंगी अपने पास, इसके अंदर तो आपको इशू नहीं होगा। और अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों अकाउंट्स को बनाना बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक्स का अकाउंट बनाएंगे, एक वाई का अकाउंट बनाएंगे। तो भाई एक्स ये रहे आपके सामने, ठीक है, तो एक्स को हम सर्कल कर लेते हैं, ये रहे एक्स भाई, चलो स्क्वायर कर लो यार, ये रहे एक्स भाई, ठीक है, और ये रहे एक्स भाई। ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक्स के लिए क्या करना है, आप लोगों ने टी अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो आ जाए एक्स के लिए टी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। देखो मेरा बेटा, सिंपल रखना चीजों को, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, आसान करके, बिल्कुल आसान करके इस कॉन्सेप्ट को समझना। मिस्टर एक्स, सबसे पहली एंट्री में आप देखें तो मिस्टर एक्स क्या हो रहे हैं, सर क्रेडिट हो रहे हैं, कितने से, 1000 से। तो 1000 से क्रेडिट करते हैं, 1000 से क्रेडिट करते हैं। ये 1000 से क्रेडिट किसकी वजह से हो रहे हैं, सर परचेजेस की वजह से, तो रिकॉर्ड कर दे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देखें तो मिस्टर एक्स डेबिट हो रहे हैं 200 से, किसकी वजह से, सर परचेज रिटर्न्स की वजह से, परचेज रिटर्न्स की वजह से। तो मिस्टर एक्स को डेबिट करते हैं 200 से, परचेज रिटर्न्स की वजह से। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो लास्ट ट्रांजेक्शन के अंदर मिस्टर एक्स अगेन डेबिट हो रहे हैं, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो डेबिट करते हैं 300 से, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। और उसके बाद आप इस अकाउंट को क्लोज कर लें। तो अब आप मुझे बताएं कि इसका सीडी बैलेंस कितना आ रहा है। चलो भाई सब लोग कैलकुलेट कर लो, मुझे बताओ सीडी बैलेंस कितना आ रहा है। 1000 एंड 1000 दोनों साइड्स पे आ जाएगा। ठीक है, तो 1000 एंड 1000, एंड द सीडी बैलेंस विल बी, बैलेंस सीडी विल बी 500। नाउ ये 500 जो मेरे पास सीडी बैलेंस आया है, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरे टी अकाउंट के अंदर, ये मुझे क्या बताना चाह रहा है कि मेरा जो टी अकाउंट के अंदर ये जो 500 का बैलेंस आ रहा है, ये मुझे क्या बताना चाह रहा है, ये मुझे ये बताना चाह रहा है कि सर आपके आपके बिजनेस ने मिस्टर एक्स से जो सामान खरीदा था उसके $500 आपने पे करने हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस $500 इज पेएबल, ये पे करने हैं, ये वापस देने हैं, राइट। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं एक और अकाउंट बना लो, और एक और अकाउंट जब आप बनाएंगे, वो बनाएंगे किसका, मिस्टर वाई का। किसका अकाउंट बना लेंगे, मिस्टर वाई का। अब अगर हम मिस्टर वाई का अकाउंट बनाए,
मिस्टर वाई का टी अकाउंट बनाया है, तो मिस्टर वाई के टी अकाउंट के अंदर क्या गेम है? मिस्टर वाई को अगर हम देखें तो मिस्टर वाई यहाँ पे देखो पहली ट्रांजेक्शन के अंदर मिस्टर वाई क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। पहली ट्रांजेक्शन ये रही, मिस्टर वाई क्रेडिट हो गए। दूसरी ट्रांजेक्शन के अंदर मिस्टर वाई डेबिट हो गए, ठीक है। और तीसरी ट्रांजेक्शन के अंदर भी मिस्टर वाई डेबिट हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मिस्टर वाई का टी अकाउंट बनाते हैं। मिस्टर वाई पहली एंट्री के अंदर क्या हो रहे हैं, पहली एंट्री के अंदर वो क्रेडिट हो रहे हैं 1000 से परचेजेस की वजह से, तो यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं 1000 परचेजेस की वजह से, ठीक हो गई बात। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आप देखें तो वो क्या हो रहे हैं सर, डेबिट हो रहे हैं परचेज रिटर्न की वजह से 500 से, तो 500 से डेबिट करते हैं परचेज रिटर्न की वजह से। और फिर लास्ट ट्रांजेक्शन में आप देखें तो वो डेबिट हो रहे हैं 500 बैंक की वजह से। और ये 1000 नहीं था, ये 2000 था, मैंने एंट्री बनाते हुए यहाँ पे गलती करी है, तो इसको थोड़ा सही कर लेना। ये जो था, ये जो वैल्यू था, ये 2000 का वैल्यू था, तो इसको हम 2000 से ही एंट्री बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने एंट्री बनाते हुए 1000 लिख दिया था, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको 1000 के बजाय 2000 कर देते हैं, वरना सीडी बैलेंस नहीं आएगा, सिर्फ इस वजह से चेंज करवा रहा हूँ, वरना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब वंस हम लोगों ने जब ये काम कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। इस अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हैवियर अमाउंट दोनों साइड पे लिख देंगे, 2000 एंड 2000, एंड बैलेंस शीडी कितना आ जाएगा, द बैलेंस शीडी विल बी 1000, बैलेंस शीडी विल बी 1000। अच्छा जी, यहां तक बात समझ आई। अब ये 1000 क्या बता रहा है कि सर आपके बिजनेस ने मिस्टर वाई को 1000 पे करने हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 1000 जो अमाउंट मुझे यहाँ पे शो हो रही है, ये पेबल अमाउंट है, ये मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी है, ये एक पेबल अमाउंट है, राइट। यहां तक बात समझ आती है, अकाउंट पेबल आप कह लो या पेबल अमाउंट कह लो। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार एक काम और करते हैं, परचेजेस का टी अकाउंट भी बना लेते हैं। किसका अकाउंट बना लेते हैं, परचेजेस का, तो वो बड़ा सिंपल सा बन जाएगा, यही बना लेते हैं परचेजेस का टी अकाउंट, परचेजेस। तो परचेजेस के अंदर आप पहली एंट्री देखें, ये रही, दूसरी एंट्री देखें, ये रही, तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहली एंट्री के अंदर हम लोगों ने परचेज जो करा था वो मिस्टर एक्स से करा था, और 1000 का करा था। और दूसरी एंट्री में मिस्टर वाई से करा था, और वो 2000 का करा था। और उसके बाद इस अकाउंट को जब मैं क्लोज कर लूंगा तो इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, द क्लोजिंग बैलेंस विल बी 3000, राइट। इसका मतलब मैंने जो सामान खरीदा है टोटल दो लोगों से मिला के, वो 3000 का खरीदा है। नाउ ये कॉन्सेप्ट ये वाला अकाउंट में क्यों बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर कर सकूं कि जो बेसिक अकाउंटिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिक अकाउंटिंग अब बहुत टेस्ट होती है। तो बैलेंस सीडी आ जाएगा 3000 का। ये 3000 का बैलेंस सीडी आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है वो परचेजेस फॉर द मंथ या फॉर द ईयर, जिसकी बेसिस पे आपने अकाउंट बनाया था। नाउ ये जो मैंने परचेज का टी अकाउंट बनाया है ना, इस परचेज के टी अकाउंट को हम कहते हैं जनरल लेजर। ये क्या है, जनरल लेजर है। लेकिन ये जो मैंने एक्स और वाई के टी अकाउंट बनाए हैं ना, इनको कहा जाता है परचेज लेजर। ये होते हैं परचेज लेजर। परचेज के टी अकाउंट को परचेज लेजर नहीं कहा जाता, बल्कि परचेज के टी अकाउंट को तो जनरल लेजर कहा जाता है, इनको कहा जाता है परचेज लेजर। ठीक हो गई बात, यहां तक बात समझ आई कि भाई ये इनका गेम इस तरीके का है, मतलब इसके अंदर कोई टेंशन नहीं होने वाली आप लोगों को, ठीक है, आसान हो गई बात। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यार मैं एक ऐसा टी अकाउंट बनाऊं जिसके अंदर इन तमाम ट्रेड पेबल्स को, तमाम क्रेडिट सप्लायर्स को मैं ये सब कौन थे, ये सब क्रेडिट सप्लायर ही थे ना, इन सबको एक अकाउंट के अंदर अगर बना लूं, तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको किस तरीके से बनाऊंगा, तो भाई बड़ा बेसिक सा अकाउंट बनेगा। देखो, अगेन बनाऊंगा मैं एक टी अकाउंट, लेकिन उसके अंदर एक्स और वाई दोनों को ऐड कर लूंगा। यानी कि मैं इसको नाम दूंगा, ये भी मेरा बन रहा है परचेज लेजर। लेकिन अब इस बार मैं एक्स और वाई दोनों की बातें रिकॉर्ड करूंगा, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपकी टोटल परचेजेस कितनी हुई थी, आप बोलोगे सर जो परचेजेस हुई थी ना, द परचेजेस वर 3000 टोटल, तो आप यहाँ पे टोटल 3000 की परचेज रिकॉर्ड कर लेंगे। 3000 की परचेज रिकॉर्ड हो जाएंगी। उसके बाद फिर आप देखें तो फिर क्या हुआ था, कुछ परचेज रिटर्न्स हुई थी, तो परचेज रिटर्न्स आप रिकॉर्ड कर लें, एक 200 की हुई थी और एक 500 की हुई थी, तो उसको भी आप रिकॉर्ड कर लेंगे इसी अकाउंट के अंदर परचेज रिटर्न्स के नाम से, परचेज रिटर्न्स के नाम से। और वो मेरे ख्याल से कितनी हुई थी, 200 और 500, राइट। इधर मैं बैंक लिखना भूल गया।
अच्छा जी, 200 और 500 हुई थी तो 700 हुई थी, ठीक है, तो यहाँ 700 लिख लेते हैं। और उसके बाद फिर बैंक की वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बैंक के अंदर कितना पैसा आया था, तो अगर आप बैंक में देखें तो बैंक में जो पैसा आया था दैट वाज 300 एंड 500, तो इसको आप ऐड कर लें यहाँ पे, बैंक दैट इज 800, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या करें, इस अकाउंट को आप लोग क्लोज कर लें। इस अकाउंट को जब आप लोग क्लोज करेंगे तो अकाउंट जब आप क्लोज कर रहे होंगे तो आपके पास यहाँ 3000 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3000 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बैलेंस शीडी। और ये बैलेंस शीडी जो आपके पास आएगा वो कितने का आ जाएगा, अगेन 1500 का आ जाएगा। नाउ इफ यू सी दैट कि यहाँ पे मैंने एक्स और वाई दोनों को एक जगह पे कंट्रोल किया, तो देयरफॉर ये है तो परचेज लेजर, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा कस्टमर्स को कंट्रोल किया जा रहा है, तो देयरफॉर मैं इसको नाम दे देता हूं, दिस इज परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा तेज इसलिए करवा दिया क्योंकि आपको जब सेल लेजर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इसका वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट था, इस वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाना है इस अजीब सी बात। तो क्या आपको ये बात समझ आ गई कि परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है, परचेज लेजर किनको कहा जाता है, और जनरल लेजर क्या चीज होती है। ये आपको पहले जो कॉन्सेप्चुअल टी अकाउंट का जो कॉन्सेप्चुअल गेम है ना, वो समझ आना चाहिए। तो क्या आपको ये समझ आ गया कि परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर मैं तमाम क्रेडिट सप्लायर्स को एक जगह पे इकट्ठा करूंगा, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर मैं अपने तमाम क्रेडिट कस्टमर्स को एक जगह इकट्ठा करूंगा। बात समझ आती है, ठीक है। अब अगर हम इस बात को ऐसे देखें तो हम लोगों ने एक देखा सेल्स लेजर, कंट्रोल अकाउंट। यार ये सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को प्यार से SLCA भी बोला जाता है। और जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है ना, ये आपका टोटल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट होता है, हम लोगों ने ये भी देखा। और ये जो टोटल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट होता है ना, ये बेसिकली अगर हम अकाउंटिंग एलिमेंट में देखें तो ये एक एसेट का अकाउंट होता है। किसका अकाउंट होता है, एक करंट एसेट का अकाउंट होता है। और एसेट की जो नेचर होती है वो नेचर क्या होती है, वो नेचर इसकी बड़ी बेसिक सी है, जब भी बढ़ता है, जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है, और जब भी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट हो जाता है, यानी कि ये इसकी हमें नेचर भी नजर आ जाती है। इसी तरीके से जो हमने दूसरी चीज देखी थी वो कौन सी थी, वो थी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को हम प्यार से PLCA भी बोलते हैं। और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट आपके बिजनेस का टोटल ट्रेड पेबल अकाउंट होता है। देयरफॉर जो भी आपके बिजनेस के पेबल्स होते हैं वो आपके बिजनेस की लायबिलिटी होती है, तो एक लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है। और इस लायबिलिटी नेचर के अकाउंट की फिर नेचर क्या होनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर जब कम होगा तो डेबिट हो जाएगा, और जब बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। जो लायबिलिटी की नेचर है वो इसकी नेचर होनी चाहिए। यहां तक ये जो अभी मैंने आप लोगों से बातें करी, क्या ये वाली बातें आप लोगों को क्लियर हो जाती हैं, क्या इन बातों के अंदर किसी को कोई इशू तो नहीं है, मतलब ये सब कुछ क्लियर है। मुझे एक दफा पहले आप लोग ये बताएंगे कि यार अभी जो मैंने आपसे बातें करी, कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, सब लोग मुझे एक दफा बताएंगे प्लीज। चलिए अली सर, शाबाश, स्पीड मारो स्पीड मारो स्पीड मारो। ठीक है, इसका मतलब सबको क्लियर जा रहा है, सही है, शाबाश। अच्छा अब अगर हम बुक खोलें और बुक के अंदर अगर हम पढ़ना शुरू करें तो किताब में क्या लिखा, मैंने किताब में लिखा व्हाट आर कंट्रोल अकाउंट्स और क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब हम देखते हैं कि किताब में मैंने क्या बोला। कंट्रोल अकाउंट्स आर सिंपली टोटल रिसीवेबल एंड टोटल पेएबल अकाउंट, यस they show the total trade receivable and payable of the business at the end of the year, yes वो हमें ये बताते हैं कि भाई साल के आखिर में या मंथ के आखिर में, दोनों में किसी भी बेसिस के ऊपर वो आपको ये बताते हैं कि आपने टोटल रिकवरी कितनी करनी है, रिसीवेबल अकाउंट, और टोटल पेमेंट कितनी करनी है, पेएबल अकाउंट आपको बताता है। किसको, अपने क्रेडिट सप्लायर और क्रेडिट कस्टमर्स को। बोलता है देयर आर कंट्रोल अकाउंट्स, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेरी गुड, ये बात भी होगी। अब जब मैं यहां तक बच्चे को लेक्चर देता हूं ना, तो बच्चे के दिमाग के अंदर एक मिसकंसेप्शन बैठना शुरू हो जाता है कि सर इसका मतलब हम सिर्फ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, लेकिन हम कभी भी इंडिविजुअल अकाउंट फिर नहीं बनाया करेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट की तो जरूरत ही नहीं है। तो बेटा है, याद रखिएगा इंडिविजुअल अकाउंट्स भी मेंटेन किए जाएंगे और
कंट्रोल अकाउंट्स भी मेंटेन किए जाते हैं, दोनों को बनाया जाता है। सर दोनों को बनाने की क्या जरूरत है, जब सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट आपको बता रहा है कि आपने टोटल रिसीव कितना करना है, तो सर ये आ गया ना 1500, फिर आपको इंडिविजुअल अकाउंट्स की क्या जरूरत है। तो आप सोचो, इस सेल्स लेजर को देखते हुए मुझे मुझे सोच के बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने इस 1500 में से, ये जो तुम्हारे पास यहाँ पे 1500 आया है, इस 1500 में से वाई से कितना पैसा लेना है और एक्स से कितना पैसा लेना है। इस अकाउंट को देख के क्या तुम्हें इंडिविजुअल बैलेंसेस पता लग रहे हैं इनके, कि एक्स से कितना पैसा लेना है या वाई से कितना पैसा लेना है। तो उनसे जब पैसा लोगे तो कैसे लोगे, ले ही नहीं सकते। तुम्हें पता ही नहीं होगा किससे कितना पैसा लेना है, तुम्हें तो खाली ये पता होगा टोटल पैसा कितना लेना है। तो याद रखिएगा, इंडिविजुअल अकाउंट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। तो इंडिविजुअल अकाउंट्स को भी मेंटेन किया जाता है और कंट्रोल अकाउंट को भी मेंटेन किया जाता है। इंडिविजुअल अकाउंट्स इंडिविजुअल बैलेंसेस बताएंगे कि एक्स से कितना पैसा लेना है, वाई से कितना पैसा लेना है, ए से कितना लेना है, बी से कितना लेना है। और कंट्रोल अकाउंट इन सबको ऐड करके बता देगा कि इन तमाम लोगों से मिला के कितना पैसा लेना है। क्लियर हो गई। तो दोनों अकाउंट्स इंपॉर्टेंट हैं, दोनों अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। डन। और इसी तरीके से परचेज लेजर के अंदर भी आप परचेज लेजर भी बनाते हैं, जो कि इंडिविजुअल लेजर्स होते हैं। ये इंडिविजुअल परचेज लेजर कहलाते हैं। ये इंडिविजुअल परचेज लेजर है जो ये बना हुआ है ना, ये इंडिविजुअल ऐसे मिस्टर एक्स का है, ये इंडिविजुअल है मिस्टर वाई का है। तो ये इंडिविजुअल लेजर बैलेंसेस हैं और ये आपको क्या बता रहे होते हैं कि आपने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को कितना पेमेंट करना है। और इसी तरीके से परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या बता रहा होता है, टोटल अमाउंट कितना पे करना है आपने अपने पे, टोटल अमाउंट। क्लियर होती है यहां तक बात, ये बात आपको समझ आ गई। अब अगर हम आगे बढ़े तो आगे वो क्या बोलता है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है भाई। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट इज आल्सो रेफर्ड टू एज टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स या टोटल रिसीवेबल अकाउंट। whatever is recorded in individual receivable account is also recorded in the sale ledger control account। देखो, जो भी बातें आप इंडिविजुअल अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे, जो भी बातें यहाँ पे देखो, जो भी बातें आप इंडिविजुअल अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया करते थे, वही बातें आपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी रिकॉर्ड करी हैं। वही बातें रिकॉर्ड हुई हैं, सेम बातें रिकॉर्ड हुई हैं। वो यही बात कर रहा है यहाँ पे। बोलता है ऑल बिजनेसेस प्रिपेयर सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट विच कंटेन ऑल इंडिविजुअल रिसीवेबल अकाउंट्स एट द सेम टाइम द बिजनेस आल्सो प्रिपेयर द टोटल रिसीवेबल अकाउंट नोन एज सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। यानी कि बिजनेस क्या करता है, वो इंडिविजुअल सेल लेजर अकाउंट्स भी बनाता है और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बनाता है। डन हो गई बात, ये अभी हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं। एंड सेम केस विद परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के बारे में क्या लिखा हुआ है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट इज आल्सो रेफर्ड टू एज टोटल पेबल अकाउंट। whatever is recorded in individual account is also recorded in purchase ledger account which contain all individual payables account. At the same time the business also maintain a total अकाउंट नोन एज परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये भी इंडिविजुअल अकाउंट्स भी बनाते हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के, और ये टोटल परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बनाते हैं एक्स और वाई को दोनों को एक साथ मिला के। ये बात इसने यहाँ पे लिखी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर क्या जरूरत है इन सबको ये सारे काम करने की। तो बड़ी बेसिक सी बात थी, अभी हम लोग वो सारे उसके एडवांटेजेस देख चुके थे कि यार वो हमें टोटल्स बता दिया करते थे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के अंदर फायदा पहुंच जाता था। यानी कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब देखो, एक्स और वाई का अगर तुम टोटल निकालो तो कितना बनता है, 500 प्लस 1000। यहां पे भी देखो टोटल कितना आ रहा है, 1500, यानी 500 प्लस 1000। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है। इसी तरीके से जब कंट्रोल अकाउंट्स आप मेंटेन करते हो और इंडिविजुअल अकाउंट्स में मेंटेन करते हो, तो जो तुम्हारे फ्रॉड होते हैं ना, उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेट सपोज आपके बुक कीपर ने यहाँ पे 1000 रुपए कम लिख दिए होते, तो अगर यहाँ पे 1000 रुपए कम लिखे हैं ना, तो ये जो दूसरा अकाउंटेंट बना रहा होगा ना कंट्रोल अकाउंट, वो यहाँ से आप पकड़ लोगे कि यार ये बैलेंस और ये बैलेंस को ऐड करने के बाद डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ होगा या कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर कर दिया गया होगा। तो एरर्स अवॉइड हो जाते हैं, फ्रॉड अवॉइड हो जाता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है। जो आप कंट्रोल अकाउंट बनाते हो वो आपको टोटल पेबल और टोटल रिसीवेबल की अमाउंट बता देता है। ये एक और एडवांटेज हो जाता है, तुम्हारा टाइम सेव कर लेता है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जो वो आपसे पूछ सकता है। तो आप यहां पे देखिएगा, सारे एडवांटेजेस में हेल्प्स डिटेक्ट फ्रॉड, helps avoid errors, to find the figure of total trade receivables and total trade payables on a certain date, to find the figure for credit sales and credit purchases। अब ये जो इसने बात लिखी हुई है ना, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज, तो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, ये आप लोगों ने सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर ये जो आपने यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड करी हुई है, ये कौन सी सेल्स है, ये आपकी क्रेडिट सेल्स है। ये कौन सी सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है। याद रखिएगा, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट जब भी बनाते हो तो वहां पे जो सेल्स रिकॉर्ड होती है वो क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट कस्टमर का अकाउंट है ये। तो यहां से जो मुझे सेल्स पता लगेंगी वो हमेशा कौन सी पता लगेंगी, क्रेडिट सेल्स पता लगेंगी। और आगे जाके जब आप एक टॉपिक पढ़ोगे
जिस टॉपिक का नाम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या इन्वेंटरी वैल्यूएशन है, उसके अंदर आपको जब क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो आप यही सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना के कैलकुलेट किया करोगे। और इसी तरीके से जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है, यहाँ पे जो आपके पास ये परचेजेस शो हो रही है, तो ये कौन सी परचेजेस शो हो रही है? ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस शो हो रही है, क्योंकि ये क्रेडिट सप्लायर का टी अकाउंट है। इस अकाउंट के अंदर सिर्फ क्रेडिट सप्लायर के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्रेडिट सप्लायर का टी अकाउंट है, तो इसके अंदर मुझे जो परचेज पता लगेंगी वो क्रेडिट परचेज पता लगेंगी। तो जब आप आगे जाके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक के अंदर आपको जब क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट करनी होगी, तो क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करने के लिए आपको परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा। डन हो गई बात। तो ये एक और एडवांटेज है। उसके बाद बोलता है चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द सेल्स एंड परचेज लेजर, तो वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है कि भाई कोई मसला वसला ना हो, कुछ कमी पेशी ना हो। जहां पे किसी चीज के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, वहीं पे ही उन चीजों के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अक्सर एग्जामिनर पूछ सकता है कि डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स भी बता दो। तो अब लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहली बात कि कंट्रोल अकाउंट को देख के आप कभी भी किसी एरर को ट्रेस नहीं कर सकते। आपको ये नहीं पता लगता कि एरर किस जगह पे हुआ है। लेट सपोज अगर यहाँ पे मेरा 1500 आंसर नहीं आता, मेरा यहाँ पे आंसर आ जाता 1200, तो अब मुझे ये तो पता होता कि यार ये 1200 मेरे पास एक डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये किस वजह से 1200 आ रहा है ये मुझे नहीं पता होगा, तो ट्रेस करने में मुझे हेल्प नहीं करेगा। उसके लिए मुझे दोबारा से पूरी अकाउंटिंग चेक करनी पड़ेगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाए। बोलता है लैक ऑफ डिटेल्स अबाउट इंडिविजुअल रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। यस, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंसेस तो बताता ही नहीं है। एक्स से कितना लेना है, वाई से कितना लेना है, या एक्स को कितना देना है, वाई को कितना देना है, ये तो बताता ही नहीं है। राइट? तो एक और चीज ये मसला है। और कंट्रोल अकाउंट्स में देमसेल्व्स कंटेन एरर, तो कभी कभी कंट्रोल अकाउंट के अंदर ही आप कोई गलती कर जाते हो और वो भी आपको मसला होता है फिर ढूंढने के अंदर। तो ये एक और लिमिटेशन है। अब सवाल ये उठता है कि जो आप कंट्रोल अकाउंट्स बनाते हैं, वो कंट्रोल अकाउंट्स के अंदर जो आप इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आपके पास आती कहां से है? उसकी सोर्स क्या होती है? वो इंफॉर्मेशन मिलती कहां से? तो याद रखिएगा कि कंट्रोल अकाउंट जब आप बना रहे होते हैं, तो आपको क्या चाहिए होती है? क्रेडिट सेल्स। आपको क्या चाहिए होती है? क्रेडिट परचेजेस। नॉर्मल मोटी मोटी बातें लिख रहा हूं, चाहिए और भी चीजें होती हैं, बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं। आपको क्रेडिट सेल्स रिटर्न्स चाहिए होता है, क्रेडिट परचेज रिटर्न्स चाहिए होता है, बैंक के अंदर जो आपके पास रिसीट्स आती हैं वो चाहिए होती हैं। तो ये सब आपको कहां से मिलेंगी? तो क्रेडिट सेल्स आपको मिलती हैं सेल्स जर्नल से, या जिसको हम बोलते हैं सेल्स डे बुक। इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज जर्नल से मिलती है हमें, यानी कि जो क्रेडिट परचेज है वो परचेज जर्नल से मिलती है, या इसको हम बोलते हैं परचेज डे बुक। इसी तरीके से जो क्रेडिट सेल्स रिटर्न है वो हमें कहां से मिलती है? क्रेडिट सेल्स रिटर्न हमें मिलती है सेल्स रिटर्न जर्नल से, या फिर हम इसको प्यार से बोलते हैं सेल्स रिटर्न डे बुक। इसी तरीके से मुझे क्रेडिट परचेज वो क्रेडिट परचेज रिटर्न कहां से मिलती है? तो परचेज रिटर्न जर्नल से, या फिर इसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न डे बुक। और हमें बैंक की वैल्यू कहां से मिलेगी हमेशा? याद रखिएगा कैश बुक से। अब ये जितनी भी चीजें हैं, जो इन्फॉर्मेशन मुझे कंट्रोल अकाउंट के लिए चाहिए थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहां से मिल रही हैं। ये सोर्सेज नजर आ रही हैं, ये सारी सोर्सेज आपको नजर आ रही हैं, यहां से मिलेंगी। आपको पता है इन सबको एक साथ, इन सबको बोला क्या जाता है? दीज ऑल आर बुक्स, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ये क्या है? आपकी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज है, यानी कि जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज होती थी ना, हमारी टोटल बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज 7 होती हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख दी हैं, 2 नहीं लिखी हैं, तो वो भी अगर मैं चाहूं तो उन 2 का नाम भी लिख देता हूं, ताकि आपको याद रहे कि टोटल बुक ऑफ प्राइम एंट्री 7 होती हैं। तो एक सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, और उसके बाद एक और आती है जनरल जर्नल, जो कि आपको आगे जाके बेडेड शेडेड चाहिए होगा, तो वो बेडेड वगैरह यहाँ से मिलेगा, बेडेड यहां से मिलेगा। और इसी तरीके से एक और बुक होती है जिसको हम कहते हैं पेटी कैश बुक, पेटी कैश
बुक। और पेटी कैश बुक के मैंने आपको लेक्चर्स भी दिए थे, याद है आपको, स्टार्टिंग के अंदर, यूट्यूब पे भी पढ़े हुए मेरे, बेसिक अकाउंटिंग नहीं, इयरली पास पेपर्स के अंदर पेटी कैश बुक के सॉल्यूशंस पढ़े हुए। ठीक हो गया। तो यहां तक हम लोगों ने ये थोड़ा सा एक एक ये वाला ओवरव्यू भी ले लिया कि यार ये जो कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं, ये इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती है, जो इन्फॉर्मेशन हमें ये चाहिए होती है, ये हमें किस सोर्स से मिलती है। तो ये जो हमारे पास सोर्स है, उस सोर्स को कहा जाता है बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज। ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री से मुझे मिलती है सारी इन्फॉर्मेशन। डन हो गई। अब एक और चीज याद रखिएगा, दो बातें हैं जो कभी भी कंट्रोल अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगी। वार्निंग। वार्निंग कैसे दूं मैं आपको? ऐसे वार्निंग का एक झंडा होता था, वो बना हुआ होता था, तो वार्निंग। याद रखिएगा कि दो चीजें ऐसी हैं जो कि तीन चीजें हैं बेसिकली जो कंट्रोल अकाउंट के अंदर कभी भी आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नंबर वन, ये वार्निंग है, कभी भी आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नंबर वन, कैश सेल्स, कभी रिकॉर्ड नहीं करोगे, कैश सेल्स कंट्रोल अकाउंट में नहीं आती, ठीक है। नंबर टू, कैश परचेजेस, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट के अंदर तो आपको क्या चाहिए, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज चाहिए, राइट। आपको क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज चाहिए ना। तो ये दोनों कैश सेल्स और कैश परचेज कभी इस अकाउंट में नहीं आएगी। और तीसरी चीज इस अकाउंट के अंदर जो आप कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो है नंबर थ्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी आप इस अकाउंट के अंदर कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, ये मैंने आपको एक खतरनाक बात बता दी है कि ये तीन बातें आप कभी भी कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज दीज ऑल थ्री थिंग्स आर नॉट रिलेटेड टू योर कंट्रोल अकाउंट्स। ठीक हो गया। कंट्रोल अकाउंट के अंदर इन तीन के अलावा बाकी सारी चीजें हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, बट ये कैश सेल्स, कैश परचेजेस और जो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। क्या यहां तक सबको क्लियर होता है? बताओ सब लोग जल्दी से। कॉन्सेप्चुअली बातें जो मैंने आपसे यहाँ पे करी हैं, क्या ये सारी बातें सबको क्लियर होती हैं? मुझे एक दफा बता दो बेटा, सब लोग बता दो। जो लोग अभी बैठे हुए वो मुझे बता दें, क्या सबको क्लियर है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो चीज ही अलग है, डाउटफुल डेट का तो ताल्लुक ही ट्रेड रिसीबल से होता है ना बेटा। ऐसे तो फिर पता नहीं, एसिड भी रिकॉर्ड नहीं करोगे मोटर व्हीकल, और प्लांट एंड मशीनरी भी रिकॉर्ड नहीं करोगे। मतलब कहने का मकसद, जिनका ताल्लुक ट्रेड रिसीबल से होता है वो बातें आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे यहाँ पे। तो ट्रेड रिसीबल्स के थ्रू आप प्रोविजन कैलकुलेट करते हो, तो प्रोविजन यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। सही है, सबको क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है। अच्छा भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है एग्जामिनर ने। इसकी ये कुछ पुरानी बातें हम मिटा देते हैं पहले, और इसके बारे में हम बात करना स्टार्ट करते हैं। देखो यार, इसके अंदर ना मैं आपको कुछ चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले बीडी बैलेंस लिखा हुआ है। तो बीडी बैलेंस का मतलब क्या है कि यार ओपनिंग में आपने ट्रेड रिसीवेबल से कितना पैसा लेना है। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस बता रहा होगा, बीडी बैलेंस के ट्रेड रिसीवेबल से आपने कितना पैसा ओपनिंग में लेता है। ये फॉर्मेट एक ऐसी बना के दिखाया हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट देने इस वास्ते बना के दिखाया हुआ है। वरना यूजुअली मैं फॉर्मेट से नहीं बता रहा होता हूँ, बट यहाँ से मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट देने हैं, फॉर्मेट नहीं सिखाना। कुछ कॉन्सेप्ट बताने के यार ये चीज डेबिट पे आ रही है तो क्यों आ रही है, और ये चीज क्रेडिट पे आ रही है तो क्यों आ रही है। अच्छा, उसके बाद सेल्स जो है वो डेबिट साइड पे आएंगी। जाहिर सी बात है, इस अकाउंट की नेचर क्या है, इस अकाउंट की नेचर है जब ये बढ़ेगा तो ये डेबिट होगा, और जब ये कम होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से काम होगा। ठीक है, तो सेल्स होती हैं तो क्रेडिट सेल्स होने की वजह से ये अकाउंट बढ़ जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि बैंक डिसऑनर्ड चेक, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट, और इसी तरीके से कैश रिफंड टू कस्टमर्स। अब ये तीनों रीजंस की वजह से जो तुम्हारा कंट्रोल अकाउंट है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको समझाने के लिए मुझे जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो टाइम चाहिए होगा। तो अब मैं आपको लेट सपोज समझाता हूँ कि यार ये जो आपका डिसऑनर्ड चेक है, ये डिसऑनर्ड चेक का क्या गेम होता है, ये डिसऑनर्ड चेक किस तरीके से डेबिट साइड के ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे आ जाए और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल में बोलता हूँ कि यार सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स डॉलर 1000। एंट्री क्या बनेगी? आप बोलोगे सर बड़ी सिंपल सी है, मिस्टर एक्स को डेबिट कर दें 1000 से, मिस्टर एक्स को डेबिट कर दें 1000 से, और सेल्स को क्रेडिट कर दें 1000 से, ये एंट्री बना दें, राइट। अच्छा भाई, अब अह, फिर क्या हुआ? कुछ दिनों बाद मिस्टर एक्स आए, मिस्टर एक्स पेड अस डॉलर 500 बाय चेक। तो अब क्या एंट्री बनेगी? आप बोलोगे सर बड़ी सिंपल सी बात है, पैसा देके गए तो चेक देके गए तो बैंक डेबिट कर देंगे आप 500 से, और मिस्टर एक्स को क्रेडिट कर देंगे 500 से। ठीक है।
मैं गया और मैंने ले जाके ये चेक जमा करवा दिया बैंक के अंदर। अगले दिन बैंक से फोन आया और बैंक वाले ने बोला कि भाई मिस्टर एक्स का अकाउंट जो है वो रिटर्न हो गया है और इनके अकाउंट के अंदर पैसे नहीं है और उसकी वजह से आप ये चेक आके वापस ले जाएं। यानी कि फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, मिस्टर एक्स check was returned by the बैंक। बैंक ने हमें चेक रिटर्न कर दिया। अब हम एंट्री क्या बनाएंगे, हमने बोला था कि भाई पैसा आ गया लेकिन असल में तो पैसा नहीं आया, तो इस एंट्री को क्या कर दें, रिवर्स कर दें। तो आप एंट्री क्या बना देंगे, मिस्टर एक्स को दोबारा से डेबिट कर देंगे 500 से और बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 500 से। अब आप देखो तो चेक रिटर्न होने की वजह से, डिसऑनर्ड होने की वजह से मिस्टर एक्स को मुझे वापस क्या करना पड़ा, इंक्रीज करना पड़ा। मिस्टर एक्स को वापस क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। अगर आप इसकी टी अकाउंट की रिप्रेजेंटेशन देखें तो टी अकाउंट की रिप्रेजेंटेशन क्या थी, टी अकाउंट इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था कि अगर मैं मिस्टर एक्स का टी अकाउंट बनाता तो पहली ट्रांजेक्शन में मिस्टर एक्स डेबिट हो रहे थे 1000 से, मैंने डेबिट कर दिया। दूसरी ट्रांजेक्शन में मिस्टर एक्स क्रेडिट हो रहे थे 500 से, मैंने क्रेडिट कर दिया। और फिर तीसरी ट्रांजेक्शन के अंदर मिस्टर एक्स वापस से डेबिट हो गए 500 से। तो ये जो दोबारा से डेबिट हुए हैं ना, ये किस वजह से डेबिट हुए हैं, अनपेड चेक की वजह से, अनपेड चेक की वजह से। ये तो आपने इनको सेल्स करी थी और ये इन्होंने आपको कुछ पैसा दिया था। तो याद रखो जब भी किसी कस्टमर का चेक बाउंस होता है तो उस कस्टमर को हमें दोबारा क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे ये क्या हुए हैं, बड़े में इंक्रीज हुए हैं, डेबिट साइड पे लिखे हुए, तो इस वजह से डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। क्या इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि डिसऑनर चेक डेबिट क्यों हो रहा है? डन। अगर अगर कोई बैडेड हो जाएगा तो फिर हम क्रेडिट करेंगे अकाउंट। बैडेड जो होता है, मैंने अभी बताया ना, जो बैडेड होता है वो जनरल जनरल से मिलता है और उसको हम क्रेडिट करेंगे, वो भी मैं आगे जाके बात करूंगा। बैडेड इधर लिखा हुआ है देख, ठीक है। तो बैडेड के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन क्या आपको ये बात समझ आई कि जो डिसऑनर्ड चेक है ये डेबिट साइड पे क्यों लिखा हुआ है मैंने? ठीक है, इससे कस्टमर दोबारा बढ़ जाएगा, उसका चेक बाउंस होने से कस्टमर को दोबारा मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा और कस्टमर को फोन करूंगा, भाई जो तुम मुझे चेक देके गए थे वो डिसऑनर्ड हो गया, अनपेड हो गया, अब तुम मुझे दूसरा चेक देके जाओ या मुझे कैश में पेमेंट करके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है और इस एक और चीज को अगर आप देखें तो इसको इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट इज अ वेरी बेसिक थिंग। देखो यार, मैंने एक एक बंदा है मिस्टर एक्स से, मैंने उनको सामान बेचा, मैंने बोला ये 1000 रुपए का सामान है, आपने मुझे 1000 रुपए देने। मिस्टर एक्स ने बोला ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीक आगे 1000 रुपए दूंगा। कब आगे दूंगा, 1000 रुपए नेक्स्ट वीक आगे दूंगा। यानी कि मैंने उनको सेल कर दी कितने की, 1000 की। मैंने रिकॉर्ड कर लिया भाई, मैंने मिस्टर एक्स को 1000 रुपए की सेल कर दी, सामान बेच दिया मिस्टर एक्स को। अच्छा, एक वीक गुजर गया, मिस्टर एक्स नहीं आए। मैंने मिस्टर एक्स को फोन किया, मैंने बोला यार एक्स भाई आपने आज पेमेंट करनी थी, आप नहीं आए। उसने बोला यार मैं अभी बिजी हूं, मैं 2-4 दिन बाद आऊंगा। मैंने बोला कोई मसला नहीं है एक्स भाई, आप 2-4 दिन बाद आए, लेकिन अब आप जब पैसे देंगे तो आप 1000 रुपए नहीं देंगे बल्कि 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करेंगे। मैं आप पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं फॉर लेट पेमेंट। अब इसका मतलब मैंने पहले एक्स से कितना पैसा लेना था, 1000, अब मैं एक्स से कितना पैसा ले रहा हूं, 1200। तो क्या मैंने 200 रुपए से अपने कस्टमर को इंक्रीज कर दिया? तो इसको कहा जाता है इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू अकाउंट। तो यहाँ पे मैं 200 रुपए ऐड कर दूंगा, तो ये ऐड करने से मेरा कस्टमर का अकाउंट बढ़ जाएगा। क्लियर हो गई बात? उसके बाद अगली चीज यहाँ पे लिखी हुई है कैश रिफंड टू कस्टमर। अब ये कैश रिफंड टू कस्टमर जो है ना, इसको जरा समझिएगा, ये थोड़ी सी आसान बात है, लेकिन मैं आपको एक वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगेन मैं आपको एक एंट्री से पूरी अकाउंटिंग पढ़ाता आ रहा हूं अब तक, तो अगेन वही एंट्री लिखते हैं, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स $1000। ठीक है, मिस्टर एक्स को हमने सामान बेचा, एंट्री बनाओ। बोलोगे सर यार अब तो रट गई है जिंदगी में, आपने यही एंट्री बनवाई हमसे। मिस्टर एक्स को हम डेबिट कर देंगे 1000 से और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे 1000 से, ये एंट्री बननी चाहिए, राइट? ये काम होना चाहिए। अच्छा भाई, फिर उसके बाद मिस्टर एक्स पेड अस $1500 बाय चेक। तो मिस्टर एक्स ने मुझे 1500 पे कर दिया, हालांकि मिस्टर एक्स को कितने पे करने थे, 1000, लेकिन वो मुझे ज्यादा पैसे देके चले गए। यानी कि एंट्री मैंने बना दी बैंक डेबिट 1500 से और मिस्टर एक्स क्रेडिट 1500 से। इसका मतलब मेरे पास 500 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए मिस्टर एक्स के। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यार एक्स भाई एक काम करें, आप मुझे 500 रुपए एक्स्ट्रा देके चले गए थे, आपने जो पेमेंट करी थी, आपकी पेमेंट जो है वो 1000 रुपए बनती थी, आपने 1500 रुपए दे दी थे हमें। एक्स भाई बोलते हैं यार अरे यार मेरे जहन में आया शायद 1500 देने थे, चलो 1000 रुपए थे, 500 रुपए तो मुझे वापस कर दो। तो अब वी रिटर्न $500 टू मिस्टर एक्स। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मिस्टर एक्स को रिफंड कर रहे हैं 500। तो अब एंट्री क्या बनेगी भाई, एंट्री बड़ी बेसिक सी बनेगी। आप बोलोगे सर आपके पास से पैसा जा रहा है तो बैंक को आप क्रेडिट कर दें 500 से और मिस्टर एक्स को क्या कर दें, डेबिट कर दें 500 से। अब अगर तुम इसकी टी अकाउंट की रिप्रेजेंटेशन देखो तो टी अकाउंट की रिप्रेजेंटेशन क्या बता रही है आपको, टी अकाउंट की रिप्रेजेंटेशन ये बता रही है कि पहले मिस्टर एक्स डेबिट हो गए थे 1000 से, क्योंकि आपने क्या करी थी, उनको सेल्स कर दी थी।
फिर उसके बाद मिस्टर एक्स क्रेडिट हो गए थे 1500 से, क्योंकि उन्होंने आपको कुछ पेमेंट कर दी थी, और ये 1000 के बजाय 1500 की पेमेंट कर गए थे, तो अब इनको 500 हम वापस दे रहे हैं। तो जब हम इनको 500 वापस दे रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मिस्टर एक्स को दोबारा डेबिट करना पड़ेगा 500 से, और यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक। अब इस बार हमने इनको क्या करा है, रिफंड करा है, तो ये एंट्री बनेगी, राइट। अब अगर आप यहाँ पे आके देखो, तो यहाँ पे आप देखो तो रिफंड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लेट सपोज उनको 500 का रिफंड कर देंगे, यानी कि डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या रिफंड वाली बात भी आपको समझ आ जाती है सबको, मुझे बताओ जरा। रिफंड वाली बात भी समझ आ गई कि रिफंड करने से भी हमें अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको वो एग्जांपल इसी वजह से दे के बता रहा हूं यहाँ पे, ताकि आपका वो दिमाग खुले कि हाँ यार ये ऐसे ही तो होगा और कैसे हो सकता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब अगर अगली बात सुने आप, अब अगली बात सुने, मैं अगर आपसे ये बात दोबारा से करूं, और मैं ये वाली बात, फिलहाल आप क्या करें, ये एक मैं बॉक्स बना रहा हूं, इस बात को इग्नोर कर दें, इस बात को आप इग्नोर कर दें, इस बात को आप इग्नोर करें, और अब आप एक टी अकाउंट बनाया। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं, अनदर कॉन्सेप्ट। अगर मैं टी अकाउंट बना रहा होता, तो पहली टी अकाउंट अगर मैं बनाता तो पहली एंट्री को देखते हुए, तो मिस्टर एक्स पहली एंट्री के अंदर क्या हो रहे थे, ये दोबारा से मैं ऐसी बना के दिखा रहा हूँ। एक चीज समझानी है, एक अलग बात है, इसका ताल्लुक रिफंड से नहीं है, ठीक है। तो रिफंड वाली बात नहीं है, अनदर एग्जाम्पल। हम ये और ये ट्रांजेक्शन को लेते हैं और इसके ऊपर टी अकाउंट बनाते हैं। सेल्स करी थी हमने 1000 की, और इन्होंने जो हमें पेमेंट करी वो कितने की करी, 1500 की। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यार जरा सीडी बैलेंस तो निकाल के बताओ, तो सीडी बैलेंस कितना आएगा, आप लोग अगर सीडी बैलेंस निकालें तो सीडी बैलेंस 500 आ जाएगा। हाँ सर, हाँ 500 आ जाएगा, बड़ी बेसिक सी बात है ये तो। उप्स, ये गलत बन गई लाइन। 500 आ जाएगा, एन 500 आ जाएगा, ठीक है। इधर 1500 लिख दो, इधर भी 1500 लिख दो तुम लोग, और यहाँ पे तुम्हारे पास सीडी आ जाएगा बैलेंस, सीडी 500। मुझे सब लोग जवाब देंगे, जो लोग इस टाइम पे क्लास के अंदर मौजूद हैं, वो सब लोग मुझे जवाब देंगे कि ये $500 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये सीडी बैलेंस के अंदर $500 क्या बताना चाह रहा है तुम्हें। सोचो, ये $500 तुम लोगों को क्या बताना चाह रहा है, ये सीडी बैलेंस क्या बता रहा है 500 रुपए के हिसाब से। क्या हमने 500 रुपए मिस्टर एक्स से लेने हैं, या 500 रुपए मिस्टर एक्स के हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, या 500 रुपए मिस्टर एक्स को हमने देने हैं, क्या बता रहा है, बताओ मुझे तुम लोग। वी ओ 500 टू मिस्टर एक्स, यस पेबल है। इसका मतलब यहां पे जब सीडी बैलेंस शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये मैंने वापस पे करना है किसको, मिस्टर एक्स को। तो अक्सर पता है क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है, लेट सपोज मैं कभी दुकान पे जाता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ ये बात, ये रियल लाइफ कैसे होता है। मैं शॉप पे जाता हूँ, और शॉप पे जाके मैं सामान खरीदता हूँ, और सामान पड़ता है लेट सपोज 800 रुपए का, ठीक है। अब मैं उसको देता हूँ 1000 रुपए का नोट, वो मैं उसको बोलता हूँ कि यार ये सामान मुझे दे दो, जो 200 रुपए तुम्हारे पास मेरे रखे हुए ना, जब मैं कल आऊंगा ना दोबारा तुमसे सामान लेने, तो उसके अंदर एडजस्ट कर लेना। क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना, कि अगर मैं कल को 800 का सामान खरीदता हूं, तो मैं खाली उसको 600 रुपए पे कर दूंगा, ठीक है। ये नॉर्मली एक नॉर्मल वो होती है, दुकानों के अंदर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप जाते हैं, कभी कोई जानने वाला दुकान वाला था, तो मैंने उससे सामान लिया, 800 का मेरा सामान बना, मैंने उसको 1000 रुपए दिए, उसने या तो बोला खुले नहीं है अभी, तो सर बाद में ले जाइएगा, तो मैंने बोला नहीं खैर है रख ले, फिर अगली बार जब मैं लूंगा कुछ तो उसमें से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो इसका मतलब 200 रुपए उसके ऊपर क्या चले गए, मेरे उधार चले गए हैं, राइट, बात समझ आती है। इसको कहा जाता है नेगेटिव बैलेंस, इसको कहा जाता है, यही बैलेंस यहाँ पे बीडी बन जाएगा, यही बैलेंस बीडी भी बन जाएगा, ठीक है। कितने का, 500 का। इसको कहा जाता है नेगेटिव बैलेंस, इसको क्या कहा जाता है, नेगेटिव बैलेंस। तो अब अगर आप यहाँ पे आके देखो, तो यहाँ पे आपको एक नेगेटिव बैलेंस भी शो हो रहा होगा क्रेडिट साइड के ऊपर, और यहाँ पे भी किस साइड पे शो हो रहा है, क्रेडिट साइड के ऊपर। ये जो क्रेडिट साइड के ऊपर नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है ना, इसका मतलब आपके कुछ ऐसे क्रेडिट कस्टमर्स होंगे जिन्होंने आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी होगी, ओवर पेमेंट कर दी होगी, ज्यादा पैसे दिए हुए होंगे आपको। इसको कहा जाता है ये नेगेटिव बैलेंस है। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि नेगेटिव बैलेंस क्या होता है, ये कोई खास चीज नहीं होती। ये जो बैलेंस था ना, ये वाला, ये बैलेंस था, ये आपको बता रहा था कि तुमने पैसे लेने कितने हैं अपने ट्रेड रिसीवेबल से, और ये जो बैलेंस है ये बता रहा है कि तुमने अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को वापस कितना पैसा देना है। डन, बात समझ आती है। तो ये पॉजिटिव बैलेंस है, ये नॉर्मल बैलेंस है, इसको हम नॉर्मल बैलेंस कहते हैं, जो कि नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल से पैसा लेना ही होता है। ये एबनॉर्मल हरकत है थोड़ी सी, तो इसको हम नेगेटिव बैलेंस, एबनॉर्मल बैलेंस, माइनर बैलेंस भी कह सकते हैं। माइनर बैलेंस कह लो, एबनॉर्मल बैलेंस कह लो, या नेगेटिव बैलेंस कह लो, तीनों बातें सेम है। बट नेगेटिव बैलेंस से समझ क्या आता है कि यार ये वो कस्टमर थे जिन्होंने हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करी। डन हो गई बात, अच्छा भाई। और याद रखिएगा, जो नेगेटिव बैलेंस होता है इसका बीडी और सीडी भी बनता है, जैसे अभी यहाँ पे बना एग्जाम्पल के अंदर बीडी और सीडी बना, और नॉर्मल बैलेंस का भी बीडी और सीडी बनता है। तो ये वाला जो बैलेंस है ये नॉर्मल है, और वो वाला नेगेटिव है, ये नॉर्मल बैलेंस है, ये नॉर्मल बैलेंस है।
ये नॉर्मल बैलेंस है। डन हो गई बात। उसी तरीके से अगर आप आगे चलो तो यहाँ पे सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न होने से जाहिर सी बात है कस्टमर कम हो जाता है। कस्टमर से अगर आपको पैसा मिल जाए तो वो भी आप कम कर देते हो कस्टमर को। अगर आप किसी कस्टमर को डिस्काउंट दे दो, यानी कि आपने उसको 1000 का सामान बेचा तो आपने उसे 1000 लेने थे, लेकिन आपने बोला चल मैंने तुझे 200 का डिस्काउंट दिया, तो आपने 1000 के बजाय कितने लेने, 800, यानी कि 200 कम लेने, तो कस्टमर डिस्काउंट देने की वजह से भी कम हो जाता है। और उसके बाद फिर अगली चीज यहाँ पे लिखी हुई है बेड डेट। तो बेड डेट अगर कस्टमर हो जाएगा तो भी वो कम हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है जो कि एक इंपॉर्टेंट बात है, और वो लिखा हुआ है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है ना, अगर आप यहाँ पे देखें तो इधर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखा हुआ है, और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है वो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट देके समझा देता हूँ। ये बड़ी बेसिक सी बात है, दोनों अकाउंट्स के अंदर सेम तरीके से काम करेगी। इसको कहा जाता है कॉन्ट्रा सेट ऑफ। क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रा सेट ऑफ। अब ये कॉन्ट्रा सेट ऑफ क्या चीज है, लेट सपोज मैं आपको ऐसी एग्जांपल देके बताता हूँ, आप जरा समझिएगा। देखो यार, मेरे पास एक बच्चा आता है और वो मुझसे पढ़ रहा होता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार तुम्हारी जो ट्यूशन फी है वो ड्यू हो गई है, तुमने मुझे जो है वो लेट सपोज 5000 रुपीज देने हैं, ठीक है। यानी कि मैंने उस बच्चे से कितने पैसे लेने हैं, 5000। मैं ऐसी एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ ये बात, ताकि आपको अब मेंटली आपको ये बात समझ आए। मैंने उस बच्चे से पैसे कितने लेने थे, 5000 लेने थे, यानी कि मेरा रिसीवेबल कितने का था, 5000 का था। लेकिन अब हुआ क्या कि भाई मैंने, अब जरा सुनिएगा, मैंने मिस्टर एक्स से, लेट सपोज उस बच्चे का नाम मिस्टर एक्स था, मैंने उसे कितने पैसे रिसीव करने थे, बैलेंस कितना था, बैलेंस बीडी वॉज 5000, राइट। इतनी बात आपको समझ आ गई, मैंने उससे 500 रिसीव करने थे, यानी कि ये मेरा क्या है, ये मेरा आप समझ लें सेल्स लेजर है। ये क्या है, सेल्स लेजर है। अच्छा, अब हुआ क्या कि मैंने, एक दफा मैं रास्ते से गुजर रहा था और रास्ते में एक शॉप पड़ी, और उस शॉप के अंदर मैं गया और वहां से जाके मैंने एक जीन्स खरीद ली। अच्छा, मैंने जो जीन्स खरीदी ना, वो जो शॉप थी ना, वो इसी स्टूडेंट की ही थी, इसी बच्चे की वो शॉप थी। तो मैंने जब उसकी शॉप से एक सामान खरीदा, तो अब मेरे पास जो सामान मैंने खरीदा, अब जरा सुनिएगा, मैंने मिस्टर एक्स के पास से जो मैंने सामान खरीदा, जो मैंने परचेज करी उसके पास से, वो परचेज कितने की करी मैंने, लेट सपोज 5000 की। तो यहाँ पे मैंने जो इसको बैलेंस पे करना था वो कितना करना था, बैलेंस मैंने इसको पे करना था 5000, या चलो नहीं 3000 की पैंट खरीदी, यानी कि मैंने बैलेंस कितने का पे करना था, 3000 का। ठीक है, मैंने उस बच्चे से पैसे कितने लेने थे, 5000 रुपए, लेकिन मैंने उसकी शॉप पे जाके 3000 रुपए की एक पैंट ले ली उससे। और जब मैंने उससे 3000 रुपए की पैंट ली, मैंने उसको फोन किया, मैंने बोला यार देखो बात सुनो, मैं, तुमने ना मुझे 5000 रुपए देने थे ना, तो एक काम करना, मैंने तुम्हारी शॉप से एक 3000 की पैंट ले ली है, तो अब पैसों को एडजस्ट कर लेना, और जो रिमेनिंग हो ना खाली वो मुझे दे देना, यानी कि 2000 रुपए बाकी दे जाना। इसका मतलब हुआ क्या कि अगर तुम नोटिस करो, तो अब मैंने पहले मिस्टर एक्स से कितने पैसे लेने थे, मैंने मिस्टर एक्स से पहले पैसे लेने थे 5000 रुपए, लेकिन अब 3000 रुपए का क्या सेट ऑफ कर लिया हम लोगों ने आपस में, क्या हम लोगों ने आपस में 3000 रुपए का सेट ऑफ कर लिया। यानी कि अब मैंने मिस्टर एक्स से सिर्फ कितने पैसे लेने, अब मैंने मिस्टर एक्स से लेने हैं, अब जरा सुनिएगा, मैंने मिस्टर एक्स से लेने हैं सिर्फ 2000। बात समझ आई, कितने पैसे लेने, सिर्फ 2000 पैसे लेने हैं। और इसी तरीके से जो मैंने मिस्टर एक्स को 3000 रुपए देने थे, तो वो 3000 रुपए तो मैंने सेट ऑफ कर दिए, मैंने बोला कि तुमने जो 5000 रुपए देने उसमें से 3000 रुपए काट लेना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा, जरा सुनिएगा, जो मेरा सेट ऑफ हुआ, सेट ऑफ हो गया, जो मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, वो कितने से कम हो गई, 3000 रुपए से। तो अब मैंने उसको कोई पैसे नहीं देने। तो याद रखिएगा, जो कॉन्ट्रा सेट ऑफ होता है ये दो पार्टीज के दरमियान हो जाता है, यानी कि एक से आपने पैसा लेना था, लेकिन आपने उससे कोई और सामान खरीद लिया, तो वो पैसा आपस में एडजस्ट हो गया। इस चीज को कहा जाता है कॉन्ट्रा सेट ऑफ। इसको क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रा सेट ऑफ। और इन अदर वर्ड्स, ये जो कॉन्ट्रा सेट ऑफ होता है ना, ये जो कॉन्ट्रा सेट ऑफ होता है ना, ये दोनों अकाउंट्स को, ये बोथ अकाउंट्स को, यानी कि PLCA एंड SLCA दोनों को कम करता है। दोनों को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी कि कॉन्ट्रा सेट ऑफ की अगर मैं तुमसे बोलूं ना कि जनरल एंट्री क्या बनती है, डबल एंट्री क्या बनती है, तो डबल एंट्री ये बनती है कि PLCA डेबिट होता है तो कम हो जाता है, ठीक है, तो PLCA डेबिट हो जाएगा, और SLCA क्रेडिट होके कम हो जाएगा। ये डबल एंट्री बनती है इसकी, कॉन्ट्रा सेट ऑफ की। तो अगर तुम नोटिस करो, अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पे
जब मैंने एसएलसीए को कम किया तो क्या किया, क्रेडिट करा ना, तो देखो यहाँ पे भी मैंने कम किया तो क्या किया, क्रेडिट करा। और जब मैंने पीएलसीए को कम किया तो क्या किया, डेबिट किया, तो देखो यहाँ पे मैंने पीएलसी को कम किया तो क्या किया, डेबिट किया। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कॉन्ट्रा सेट ऑफ क्या कहता है। तो ये कॉन्ट्रा सेट ऑफ की आपको कहानी समझ आई कि एक्स से मैंने 5,000 लेने थे, लेकिन मैंने उसकी शॉप से 3,000 का सामान ले लिया, तो अब मैंने उससे 3,000 रुपए कम लेने, वो 3,000 रुपए कम लेने, यानी कि मैंने खाली उससे अब 2,000 रुपए रिमेनिंग लेने। क्या ये वाला कॉन्ट्रा सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का कि कॉन्ट्रा सेट ऑफ की क्या गेम होती है? सब लोग देख लो जरा गौर से कि कॉन्ट्रा सेट ऑफ आपको सही से समझ आना चाहिए। सबको समझ आता है? हाँ भाई, सबको समझ आता है? डन। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पे आप देखो तो ये कॉन्ट्रा सेट ऑफ लिखा हुआ था। अब आ जाते हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट पे। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट अब समझने में आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी, आपको अगले 5 मिनट में ये बात समझ आ जाएगी। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की नेचर क्या है, जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा और जब कम होगा तो क्रेडिट होगा। राइट। अब आप देखो तो यहाँ पे एक बीडी बैलेंस लिखा हुआ है। ये बीडी बैलेंस का मतलब क्या है कि इतना अमाउंट हमारा पेएबल है, इतना अमाउंट हमने पे करना है। लेकिन आप क्या मुझे अब ये डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि ये नेगेटिव बैलेंस जो होगा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? ये जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, ये आपको क्या बता रहा होगा? अगर आपको ये डेबिट बैलेंस बता रहा है कि इतना पैसा आपने पे करना है अपने सप्लायर्स को, तो क्या ये बैलेंस ये नहीं बता रहा होगा कि इतना पैसा आपने अपने सप्लायर को एक्स्ट्रा पे करा हुआ है, ये पैसा आपने रिसीव करना होगा? सही है, इतना पैसा आपने अपने सप्लायर से रिसीव करना होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस अब आपको समझ आ गया, आपको कोई मसला ही नहीं। अच्छा जी, क्रेडिट परचेजेस अगर करोगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू अकाउंट, अगर तुम्हारा सप्लायर जिससे तुमने सामान खरीदा था 1,000 रुपए का और तुम उसको टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए, तो अब वो तुम्हें बोलेगा 1,200 रुपए पे करो, तो तुम्हारी लायबिलिटी मजीद बढ़ जाएगी, तो ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ऐसे ही कैश रिफंड टू पेएबल, जब रिफंड होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। डन। उसके बाद परचेज रिटर्न होने की वजह से डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव होने की वजह से डेबिट हो जाएगा, जब तुम पेमेंट भी कर दोगे सप्लायर को तो भी डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद फिर तुम्हारे पास एक बैलेंस बीडी और एक बैलेंस सीडी आ जाएगा, जो कि नॉर्मल बैलेंस होगा, जो कि नॉर्मल बैलेंस होगा। और इसी तरीके से एक बैलेंस होगा जो कि नेगेटिव बैलेंस होगा। और नेगेटिव बैलेंस क्या मतलब है कि ये पैसा आपने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है अपने सप्लायर को, और नॉर्मल बैलेंस का मतलब इतना पैसा आपने अपने सप्लायर्स को पे करना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल बैलेंस एंड पॉजिटिव बैलेंस। डन। तो क्या आपको ये अब ये परचेज लेजर के ऊपर बहुत ज्यादा कोई डिटेल में बात हो ही नहीं सकती थी, इसके अंदर खाली ये एक कंट्रोल अकाउंट, वो सॉरी एक कॉन्ट्रा सेट ऑफ था। तो ये कॉन्ट्रा सेट ऑफ मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एसएलसीए का बैलेंस परचेज लेजर में और परचेज लेजर का बैलेंस एसएलसीए में, और याद रखिएगा ये दोनों सेम बैलेंस आएंगे। जैसे एग्जाम्पल में 3,000 था ना, तो 3,000 इधर भी आएगा और 3,000 इधर भी आएगा, इधर 2,000 नहीं आ जाएगा, इधर भी 3,000 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब मुझे बताओ कि यहां तक जो हम लोगों ने बात करी, पूरा कंट्रोल अकाउंट का जो पूरा टॉपिक था, अब हम लोगों ने डायरेक्ट पास पेपर्स करने, लेकिन आपको क्या कॉन्सेप्चुअली सारी बातें समझ आ गई कि क्या गेम है, किस तरीके से, और हम लोग चलेंगे किस तरीके से आगे क्लासेस के अंदर? डन है यहां तक सबको? क्लियर है?